नमस्कार दोस्तों। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स इस सीरीज पर हम आगे बढ़ रहे हैं और एक वीडियो जो है वो इस पर मैं बना चुका हूं और आप उसको देख चुके हैं। और अब इसकी दूसरी वीडियो मैं लेकर आपके बीच में आया हूं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आधारित है। चैप्टर का नाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसमें हम जानेंगे कंसेप्ट, स्टेजेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इसके साथ साथ मैच्योरिटी का कंसेप्ट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कंसेप्ट और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है चिल्ड्रन की लाइफ में या चिल्ड्रन की लर्निंग जर्नी में, उसको लेकर के हम बात करेंगे। मेरा नाम युद्धवीर टंडन है और मैं आपके लिए ये वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आई होप कि आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ की हम बात करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस। देखिए, ये बच्चा है, ये बच्चा जब पैदा हुआ तो उस समय पर इसकी कितनी हाइट थी, फिर जब वो क्रॉल करने लगा तब कितनी हाइट है, उठकर बैठने पर कितनी हाइट है, देखिए फिर इस स्टेज पर कितनी है, इस स्टेज पर कितनी है, और फाइनली देखिए बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तो ये मेजरेबल चेंज है। इसको क्वांटिटी में हम नाप सकते हैं कि पहले कितने इंच था, फिर कितना इंच हो गया, फिर कितना इंच हो गया और बढ़ते बढ़ते कितना इंच हो गया। वेट को हम मेजर कर सकते हैं, पहले कितने केजी था, फिर कितने केजी हुआ और लास्ट में कितने केजी हो गया है। तो ये जो चेंजेस है ना, जो एक बच्चे में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मात्रात्मक चेंजेस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ के साथ रिलेट करते हैं, या बेसिकली यही ग्रोथ है। इसमें मेजरेबल और विजिबल चेंजेस को ही काउंट किया जाता है। जैसे देखिए, ये मेजरेबल है, बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये विजिबल है, नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं बच्चे का चेहरे का अपीयरेंस बदल रहा है, बच्चे के फंक्शंस बदल रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो बच्चा कहीं ना कहीं एक हम देख सकते हैं कि उसमें परिवर्तन जो है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। आगे है, इट ओकर्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। जब तक बच्चा मैच्योरिटी के लिए लेवल पर नहीं पहुंच जाता, तब तक जो है वो ये कॉन्टिन्यूसली चलती है ग्रोथ। मैच्योरिटी क्या है, देखिए जैसे अगर हम ये टारगेट लें कि बच्चा लिखना सीखेगा, तो पैदा होते ही तो लिखना नहीं सीखता, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं है। फिर धीरे धीरे बड़े होता है, प्री स्कूल स्टेज पे जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, वहां स्क्रिबलिंग करता है, सीखता है, और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली वो सीख जाता है, मतलब उसने मैच्योरिटी हासिल कर ली। तो जब तक मैच्योरिटी ना आ जाए तब तक वो बढ़ती रहती है, वो ग्रोथ जो है वो होती ही रहती है कॉन्टिन्यूसली। इन्फ्लुएंस्ड है ये हेरिडिटी से, न्यूट्रिशन से और हेल्थ से। यानी कि इसमें हेरिडिटी, तो न्यूट्रिशन जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें जुड़ जाता है, और हेल्थ जो है वो भी उसकी फिजिकल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ में भी एनवायरमेंट का और हेरिडिटी का रोल है, ये इंटर रिलेटेड है तीनों चीजें, और ये इन्फ्लुएंस करती हैं ग्रोथ को। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं या हम समझें, तो ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ है वृद्धि, बढ़ना, जो कि क्वांटिटी से जुड़ा हुआ है, जैसे हाइट, वेट, साइज का इंक्रीज होना, ये सब चीजें। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हाइट का इंक्रीज होना और वेट का गेन होना जो है वो हम इसको ले सकते हैं। और इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगेन क्रो एंड क्रो एक बड़ी फेमस डेफिनेशन है। ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो चेंजेस हुए जो फिजिक में आ रहे हैं हमारी, ठीक है, हमारे शरीर में आ रहे हैं, और स्ट्रक्चर भी हमारे शरीर का कहीं ना कहीं बदलता है। ठीक है, तो ये दोनों जो चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, दे रेफर्स टू ग्रोथ। क्रो एंड क्रो की ये एक डेफिनेशन है। अब हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। अभी हमने कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ देखा, अब हम डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट क्या है, इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस लाइक स्किल्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस। जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसमें कोई इमोशंस नहीं है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसको जो है वो हर चीज पर सिर्फ रोना आता है। भूख लगेगी तो रोएगा, खाना खाना है तो रोएगा, किसी चीज का बुरा लगेगा तो रोएगा, कोई चीज अच्छी लगेगी तो रोएगा। लेकिन फिर बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, इमोशंस डेवलप करता है, खुशी, हंसना, ठीक है, गुस्सा करना, उदास होना, बच्चा इमोशंस डेवलप करेगा। बिहेवियर में उसके चेंज आएगा,
पहले बच्चे को हम कुछ बोलेंगे वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन धीरे 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 रीइंफोर्समेंट काम करने लग पड़ेगी, बच्चे के बिहेवियर से हम देख पाएंगे कि बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं और स्किल्स आ जाएंगी बच्चे में, उठने की, बैठने की, दौड़ने की, चलने की, ये सारी स्किल्स बच्चे में आती जाएंगी। इसके बाद ये इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है। इससे बढ़ करके भी अगर मैं बताऊं तो जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन है, चाहे वो कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। उन सब को इसमें जो है वो हम शामिल करते हैं या शामिल मानते हैं। इसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस है और लाइफ लॉन्ग है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती। जो वृद्धि है वो मैच्योरिटी पे आके रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है इट कॉन्टिन्यूज टिल डेथ। इट स्टार्ट्स विद बर्थ एंड इट कॉन्टिन्यूज टिल डेथ। इसके बाद ये होलिस्टिक प्रोसेस है, इसमें सारे डोमेन्स को कवर किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा सोशलाइज होना सीखता है, बच्चा इमोशनली स्टेबल होता है, बच्चा जो है वो अपने आसपास के पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन सीखता है। ये सब चीज़ें किसकी हैं, किसकी एग्जाम्पल है, डेवलपमेंट की एग्जाम्पल है। और डेवलपमेंट की डेफिनेशन की हम बात करें तो हर्लॉक ने एक डेफिनेशन दी है, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज। एक सीरीज ऑफ चेंज है, और वो चेंज कैसा है, सीरीज कैसी है, प्रोग्रेसिव है, यानी आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ नहीं हट रही है। दैट ऑकर्स इन एनी ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न, और ये जो है ये ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल पैटर्न में आगे बढ़ती है एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी इसमें मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस दोनों की इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जो ये पहिया है ये आगे बढ़ता है, द व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट मूव्स। अब डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं, हमने दोनों को पढ़ लिया, ग्रोथ को भी डेवलपमेंट को भी। इसके एस्पेक्ट्स इस तरफ लिखे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने इस अलग अलग कॉलम में लिख लिए हैं। अब नेचर की बात करें तो ये ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। यानी ये मात्रा से जुड़ा है, अंकों से जुड़ा है, भाई कितनी हाइट है, 2 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 10 किलो है, 5 किलो है। क्वालिटेटिव है, इसको क्वालिटी से नापा जा सकता है कि बच्चे की लिखाई, लिखना शुरू कर दिया, अब अच्छा लिख रहा है, बेहतर लिख रहा है, सुंदर लिख रहा है, ये क्वालिटी में आएगा। ठीक है। मेजरमेंट, ये मेजरेबल है, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। डेवलपमेंट को एज सच मेजर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑब्जर्व किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि कैसे बच्चा पहले बिल्कुल अनसोशल था, लेकिन अब धीरे धीरे सोशल होता जा रहा है, और इस ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो एक सोशल बीइंग बन जाता है। इसका फोकस जो है ना ग्रोथ का, वो सोल फोकस फिजिकल ग्रोथ पे है। इसका मेंटल से और अफेक्टिव डोमेन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट का संबंध कॉग्निटिव से भी है, सोशल से भी है, अफेक्टिव से भी है, साइकोमोटर से भी है, सब चीज़ों से है। यानी डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड है, लेकिन ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का सिर्फ एक हिस्सा मात्र है। ये डेवलपमेंट से बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। स्कोप लिमिटेड टू अर्ली ईयर्स, क्योंकि ग्रोथ तो सिर्फ मैच्योरिटी तक ही होगी, तो ये अर्ली ईयर्स तक लिमिटेड है। लेकिन डेवलपमेंट का जो स्कोप है दैट इज लाइफ लॉन्ग, ये कभी नहीं रुकता है। हमने अभी अभी इसको पढ़ा है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, जनरल स्टेजेस जो है डेवलपमेंट की उनकी बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट की स्टेजेस खत्म नहीं होती हैं। डेवलपमेंट की स्टेजेस पियाजे ने दी हैं, वैगोत्स्की ने दी हैं, एरिक्सन ने दी हैं, फ्राइड ने दी हैं, बेंड्योरा ने दी हैं, और भी बहुत से, मिल्ड्रेड पार्टन ने अपना अलग से स्टेजेस दी हैं, उसने प्ले की स्टेजेस दी हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होता है, ये एक लाइफ बहुत लंबा सर्कल है। लेकिन जब हम जनरल स्टेजेस की बात करते हैं तो इनमें हम किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं, एक जनरल जो हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं डेवलपमेंट का, उसके अनुसार हम बात करेंगे। और फिर धीरे धीरे यदि आप सब के कमेंट्स आएंगे या आप सब चाहेंगे तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम वीडियोज ऑन दोज पर्टिकुलर developmental stages which are propounded by any particular साइकोलॉजिस्ट, वो मैं उसको ट्राई करूंगा। अब इसमें देखिए, अब हम आगे चलते हैं। जनरल स्टेज में सबसे पहली स्टेज जो है वो प्री नेटल है। ठीक है, यानी कि जन्म से पहले की स्टेज। 9 महीने तक माँ की कोख में बच्चा रहता है, हम सभी जानते हैं, तो 9 महीने की स्टेज है। ठीक है, इन सम सर्कमस्टांसेस कई बार ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट आइडियली ये 9 मंथ की जो है वो स्टेज होती है। अब देखिए, जो किसी भी स्टेज का जो हम आकलन करेंगे या उसको जो हम समझेंगे, वो 3 पैमानों पे समझेंगे। सबसे पहला साइकोमोटर डोमेन पे, फिर उसके बाद कोग्निटिव डोमेन पे, और उसके बाद हम अफेक्टिव डोमेन पे समझेंगे। साइकोमोटर डोमेन जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। कोग्निटिव डोमेन जो है, या कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है, वो मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, मानसिक संक्रियाओं से जुड़ी हुई है। और अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा है, जिसको हम सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं।
तो अब अगर प्रीनेटल स्टेज की बात करें तो जो साइकोमोटर डोमेन है या फिजिकल ग्रोथ है वो इसमें सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि सबसे हाईएस्ट रेट जो है डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में होती है, तो इट इज़ नन अदर देन प्रीनेटल स्टेज। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक माँ की कोख में एक बच्चा प्रवेश करता है या उसका जीवन प्रारंभ होता है, तो शायद वो, मुझे लगता है कि एक नमक के दाने के बराबर उसका साइज होता है। लेकिन देखते ही देखते 9 महीने के अंदर वो कितना बड़ा हो जाता है, और इतनी रैपिड ग्रोथ, इतनी डेवलपमेंट शायद ही किसी और लाइफ स्टेज में हमें देखने को मिले, शायद ही मिले। इवन मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि ये कम होती जाती है हर स्टेज में, और ये हम देखेंगे आने वाली स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि साइकोमोटर डोमेन में फिजिकल ग्रोथ इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। इसमें ही देखिए हमारा सिर बनता है, हमारे शरीर के अंग बनते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। हम जो हमारा वोकल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो रिसेप्टरी हेयरिंग ऑर्गन्स है, वो बनते हैं। तो पूरा का पूरा जो एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जो आधार है ना, वो इसी 9 महीनों में बनता है। अब अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की जहां तक बात है, इसको लेकर के हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स एज फार एज द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन ऑफ अ चाइल्ड इज कंसर्न। बिकॉज हमारे पास ऐसा, तो देखिए अल्ट्रासाउंड से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि बच्चे का साइज कैसा है, बच्चे की दिल की धड़कन कैसी है, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, बच्चे की जो पोजीशन है वो कैसी है, क्या उसका सर जो है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। लेकिन ऐसी कोई तकनीक नहीं है, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी ऐसी विधि नहीं बनी है अब तक जिससे हम बच्चे के मानसिक विकास और उसके सोशल डेवलपमेंट को स्टडी कर सकें इन प्री नेटल पीरियड। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है उसमें होती हो सकता है नहीं होती हो, सो वी कांट डिनाई डायरेक्टली just because of the fact that we don't know. So instead of saying that no mental or social development happens in this particular state, we can say that we don't know anything about the processes that are being, that are happening in the prenatal stage as far as the cognitive and affective domain are concerned. अगली स्टेज की हम बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है इन्फेंसी, जिसको हम शैशव अवस्था भी कहते हैं। 0 से 2 वर्ष की आयु, अब बच्चा इस धरती पे आ गया है, दुनिया में आ गया है, संसार में आ गया है। तो आने से लेकर के 2 साल का जो पीरियड है ना, वो शिशु के रूप में उसको जाना जाता है। हॉस्पिटल में जाते हैं ना कई बार, तो वहाँ अलग से लिखा होता है कि भाई शिशु को टीकाकरण का कक्ष अलग से होता है, या लिखा होता है कि शिशु रोग विशेषज्ञ। तो वो क्या है, वो बेसिकली शिशु जो है, शैशव अवस्था इसी को कहा जाता है। अब इसमें देखिए बेसिक मोटर एंड सेंसरी मोटर स्किल्स पर ही बच्चा ज्यादातर निर्भर रहता है, और कहीं ना कहीं आपको प्याजे यहाँ पर रिलेट हो रहे होंगे जिन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो इसी पीरियड के दरमियान उन्होंने इसकी उद्घोषणा की है अपनी थ्योरी में। उसकी हम बात अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि इसके तीनों डोमेन्स में क्या कुछ होता है। तो साइकोमोटर डोमेन की जहां तक बात है, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, इट गेट्स स्लोअर। मैंने पहले भी कहा था ये अब स्लो ही होती जाएगी आने वाली स्टेजेस में। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब वो कितनी होती है, कहाँ तक होती है, इसकी हम अलग से जब हम प्याजे की थ्योरी में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन इतना हम समझ रहे हैं कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इतनी हो जाती है कि वो बेसिक मोटर और सेंसरी स्किल्स पे काम करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रही है। इतना लिखा जा सकता है, इतना समझा जा सकता है। अफेक्टिव डोमेन में भी जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन सबसे मेन है। सोशलाइजेशन में उस समय जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो होती है घर, बच्चे का प्राइमरी एजेंसी यदि कभी पूछी जाए एग्जाम में तो हम कह सकते हैं ये घर है। अब इसमें देखिए, इसमें जो एजेंट है, एजेंसी तो आ गई होम, और एजेंट्स कौन आ गए इसमें, पेरेंट्स और सिबलिंग्स। ठीक है, भाई बहन और जो माता पिता हैं वो इसमें प्राइमरी एजेंट के रूप में काम करते हैं। और इस स्टेज को टॉय एज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो है वो टॉयज के साथ खेलता है, और साथ साथ वो नकल उतारना सीखता है अपने माता पिता की, अपने अपने आसपास के भाई बहनों की। मेरा खुद का बच्चा
इस समय इस स्टेज में है, इन्फेंसी स्टेज में है, जस्ट रिसेंटली उसने इन्फेंसी स्टेज को पास किया है, मतलब वो 2 साल प्लस हुआ है। तो आई कैन रिलेट दिस। एंड आप में से भी जिसके बच्चे 2 साल की स्टेज के होंगे या जिनके बच्चे पहले हुए होंगे, और अगर वो पीछे मुड़ करके देखें, रिफ्लेक्ट करें, तो वो पाएंगे कि 2 साल का बच्चा टॉयज के साथ तो खेलता ही खेलता है, लेकिन यदि कई बार माता पिता आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो बच्चा वो बात बार बार बोलता है, और वो नोटिस करवाने की कोशिश करता है कि सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो। ही ट्राइज टू गेन अटेंशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल स्टेजेस में तीसरी स्टेज की, जिसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहा गया है। देखिए, जो चाइल्डहुड है ना, वो एक बहुत लंबी स्टेज है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसे साइकोलॉजिस्ट्स ने 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। अब जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 वर्ष तक चलेगा। तो बेसिकली जो मेरा बच्चा है, क्योंकि वो 2+ हो गया है, तो वो अब इस स्टेज में एंटर कर चुका है। और मेरी एक बेटी है, भतीजी है, जो इस समय बिल्कुल 6 साल के करीब है, होने वाली है। तो मैं उसके एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। देखिए, ये जो स्टेज है ना, ये लैंग्वेज, प्ले और इमोशनल ग्रोथ से जुड़ी हुई लैंग्वेज है। कैसे है ये हम समझेंगे आने वाले बुलेट्स में। देखिए, साइकोमोटर डोमेन में फिर वही है, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितनी शुरू के 9 महीने में डेवलपमेंट हुई, उतना लंबा यदि बच्चा होने लगे तो शायद बहुत लंबाई उसकी बढ़ जाए, लेकिन स्लो हो जाती है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, अगेन जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बच्चे की इंक्रीज हो रही है, बच्चा सीख रहा है। वो पहले किस में था, प्री ऑपरेशनल में था, अब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है, एज फार एज द पियाजेस थ्योरी इज कंसर्न। एंड देयर आर सो मैनी अदर थ्योरीज, लाइक एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। ठीक है, उसमें उसने जो है वो 8 स्टेजेस बताई हैं। तो इस तरीके से हम आगे उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अफेक्टिव डोमेन की बात कर लेते हैं। अब जो अफेक्टिव डोमेन है ना, वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं। इसमें सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा इंटेंस इस स्टेज में होता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा प्री नेटल स्टेज में थी, सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज भी है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। स्कूल जो है इसमें सबसे मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन बन जाता है, और स्कूल में टीचर्स होते हैं और पीयर्स होते हैं। बच्चा या तो टीचर से सीखेगा या फिर अपने पीयर्स से सीखेगा। इस एज को प्ले एज के रूप में डिनोट किया है मिल्डर्ड पार्टन ने। ये एक सोशियोलॉजिस्ट हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट हुई हैं, और इन्होंने प्ले की स्टेजेस दी हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो डेडिकेटेडली मैं इसके लिए बनाऊं, और उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हाईएस्ट होती है इस स्टेज में, ऐसा चॉम्स्की ने कहा है। और चॉम्स्की का इसके पीछे कहने का रीज़न ये है कि वो, मैंने आपको वीडियोस में बताया था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वाली सीरीज में, कि उन्होंने कहा है कि बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, यूजी यूनिवर्सल ग्रामर, जीजी जनरल ग्रामर पाया, जनरेटिव ग्रामर पाया जाता है। एंड दैट्स वाई जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यदि किसी स्टेज में सीखता है तो वो अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड की सहायता से इस स्टेज में सीखता है, और इसके बाद वो वीक होता जाता है विद द डेवलपमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मिडिल चाइल्डहुड की हम बात करेंगे। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल की आयु है, और इसमें स्कूलिंग और पीयर इंटरेक्शन पर फोकस है। साइकोमोटर डोमेन में हम बात करें तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होती जाती है, हम सभी जानते हैं। और अफेक्टिव डोमेन जो है, जो अफेक्टिव डोमेन है, उसमें क्या होता है, सोशलाइजेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बच्चा स्कूल में होता है, स्कूल में इसकी सोशलाइजेशन होती है, और स्कूल में वो टीचर्स और पीएस की सहायता से सीखता है। तो इस स्टेज में पहले वाली स्टेज के से क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस यहाँ पर देखने वाला ये है कि इसमें टीचर्स का इम्पैक्ट कम होता जाता है और पीयर्स का इम्पैक्ट जो वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वहाँ पर टीचर्स का रोल ज़्यादा है, बच्चे टीचर्स के अनुसार काम करते हैं, टीचर्स को रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन जो आपका ये मिडिल चाइल्डहुड है, जैसे कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो आई डील विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू ऑलमोस्ट क्लास 10 और 12। तो मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय बच्चों पर पीयर का जो प्रेशर है, एज फार एज द सोशलाइजेशन इज कंसर्न, इज वेरी हाई। तो उस तरह से मैं अपनी स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ बच्चों को सोशल वैल्यूज इंकलकेट करने के लिए। अब पीयर्स में देखिए, 2 तरह के फ्रेंड्स होते हैं बच्चों के। एक
जो भी फ्रेंड्स होंगे ना वो परमानेंट होंगे, और परमानेंट होने के साथ साथ वो क्या होंगे, सेम जेंडर के होंगे, जिसको सिगमंड फ्राइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में बड़े ही उसकी तसल्ली से तस्दीक की है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और ये जो परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना, इसको गैंग बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड गैंग एज, एंड द प्रीवियस एज विच वी डिस्कस्ड वाज इज आल्सो नोन एज प्री गैंग एज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एडोलेसेंस की बात करते हैं। एडोलेसेंस हम सभी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कंसर्न। 12 से 18 वर्ष तक ये चलती है, लेटर चाइल्डहुड भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम एडोलेसेंस ही है। और इसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात की जाती है। अब इससे आप एरिक एरिक्सन को रिलेट कर सकते हैं। एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को जो है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के नाम से जाना है, के नाम से उसको डिनोट किया है। और इसमें पबर्टी, रीजनिंग, ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और साइकोमोटर डोमेन की बात कर लें तो सबसे ज्यादा हाई होता है साइकोमोटर डोमेन इस एज में। प्रीनेटल स्टेज के मुकाबले तो कम होता है, लेकिन बाकी सभी स्टेजेस के मुकाबले हायर होता है। हाईएस्ट कब होगा, प्रीनेटल में, और हायर कब होगा, एडोलेसेंस में। बाकी सब में डिक्रीज होता जाएगा। इसके बाद तो फिर और ज्यादा डिक्रीज होता जाता है। और इसको जो है ना फिजिकल ग्रोथ, इसमें एकदम से जो फिजिकल ग्रोथ बच्चों में होती है ना, उसको पबर्टी के नाम से जाना जाता है, यौवन अवस्था या तरुण अवस्था। और इसमें स्पर्ट ग्रोथ, ये जो एकदम से देखिए कैसे जो ग्राफ था ना डेवलपमेंट का, वो नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक से स्टेज में आते ही ये ऊपर बढ़ जाता है। इसे स्पर्ट ग्रोथ के नाम से जो है वो डिनोट किया गया है। तो हम ये कुछ टर्म्स जो है अगर याद रखेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हेल्प करेगी, बट इन आवर डेली लाइफ, इन आवर स्कूल टीचिंग एज वेल, दिस टर्मिनोलॉजी और द नॉलेज ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी हेल्प्स अस अ लॉट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करते हैं इसमें। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मेंटल डेवलपमेंट जो है वो इसमें हाईएस्ट होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कहाँ पर हाईएस्ट है, प्रीनेटल में। सोशल डेवलपमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में हाईएस्ट है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस में हाईएस्ट है, वो आपका इस एडोलेसेंस में हाईएस्ट है। और अगर हम प्याजे की बात करें तो इसे प्याजे ने जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का नाम दिया है। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये स्टेज है एज फार एज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न। अब अफेक्टिव डोमेन की हम बात कर रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन में अगेन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन है, जिसमें सोशल जो है वो बच्चा पीयर्स के माध्यम से ही होता है एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्टेज इज कंसर्न, क्योंकि इसमें बच्चा और किसी की नहीं मानता। इससे पहले वाली स्टेज में बच्चा टीचर्स की थोड़ी बहुत मानता है, पीयर्स की ज़्यादा मानता है। उससे पहले बच्चा पीयर्स की कम, टीचर्स की ज़्यादा मानता है। उससे पहले बच्चा अपनी फैमिली, मदर, फादर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स की मानता है। लेकिन अब आप देखिए वो सिर्फ और सिर्फ पीयर्स पे डिपेंड हो गया है। और ऐसा इस स्टेज में जो है वो इमोशनल अपहीवल की स्टेज इसे कहा जाता है, क्योंकि बड़ा इम्बैलेंस रहता है, बच्चे का मूड एकदम से स्विंग हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टीन एज भी बोलते हैं। कई बार बच्चे जब जोर जोर से बात करते हैं ना, तो कई बार हम बोलते हैं छोड़िए परे, ये टीन एज से गुजर रहे हैं, ऐसा इस एज में होना नॉर्मल है। तो ये क्यों होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्टेज में सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो सिक्रेशन है इन हार्मोन्स की, वो इमोशनल अपहेवल या इमोशनल इम्बैलेंस की स्थिति क्रिएट करती है। अब इसमें देखिए इस स्टेज को हम ब्रिज भी कह सकते हैं बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। जैसे एक ब्रिज है, वो नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है। सिमिलरली ये जो ब्रिज है, यानी ये जो एडोलेसेंस का ब्रिज है, ये चाइल्डहुड को अडल्टहुड से जोड़ता है। इसमें बच्चा आइडेंटिटी के रोल कंफ्यूजन में रहता है। बच्चा यही देखता रहता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या बनूंगा, फ्यूचर को लेके बच्चा टेंस रहता है। हर तरह की समस्याएं एक बच्चे के जीवन में, सबसे ज्यादा समस्याएं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम यदि किसी स्टेज में आता है तो वो इस स्टेज में आता है। एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, विच इज पर्टिकुलरली कॉल्ड बाय जी स्टैनले हॉल। आइए आगे बढ़ते हैं। जी स्टैनले हॉल को आपने देख लिया होगा, इस तरीके कुछ कुछ दिखते हैं ये। अब कंसेप्ट ऑफ मैच्योरेशन की हम बात करते हैं। तो मैच्योरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्रो होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, और हम कभी कभी जो है वो इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। ये है ग्रोइंग एज फार एज द मैच्योरेशन इज कंसर्न।
अब देखिए नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल्स, हम सब के अंदर जेनेटिक पोटेंशियल्स हैं जिसको हेरिडिटी कहा जाता है, जो आने वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। हमें हमारे फोर फादर से, पेरेंट्स से कुछ गुण मिले हैं जिनको जीन्स कहा जाता है, गुणधर्म। और ये जो गुणधर्म है, ये जो जीन है, जो गुणसूत्र हमें मिले हैं, इनमें हमारी कैपेबिलिटीज फोल्डेड हैं, छुपी हुई हैं, और ये अनफोल्ड होती जाती हैं जैसे जैसे मैच्योरेशन आती है। और जब पूरी तरह से अनफोल्ड हो जाती है तो हम कहते हैं कि हम मैच्योर हो गए हैं। ये प्रिपेयर करती है बॉडी और माइंड को लर्निंग के लिए। एक बच्चा ड्राइंग कब सीख सकता है? जब उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप है। एक बच्चे की हैंडराइटिंग में, कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाने का टाइम कब आता है? जब उसकी जो स्लैंटिंग लाइन है, स्ट्रेट लाइंस हैं, हम कह सकते हैं कि आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, सर्कल है, ये सब उसमें परफेक्शन आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, तब जाके वो सीखता है। इंडिपेंडेंस फॉर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग की इसमें बात आती है। एग्जाम्पल हम कहें, वॉकिंग व्हेन मसल मैच्योर्स, बच्चा कब वॉक करना शुरू करता है? जब उसकी मसल्स जो है वो मैच्योर हो जाती हैं। ये बच्चा है, और देखिए ये इसका ये वाला रूप, और देखिए ये आ गया इसका मैच्योर रूप। ठीक है जी। तो ये मैच्योरिटी का कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा, एंड इट सेट्स द लिमिट फॉर डेवलपमेंट। मैच्योरिटी जो है वो डेवलपमेंट की लिमिट को भी सेट करने का काम करता है। अब फिजिकल ग्रोथ की प्रिंसिपल्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के वैसे तो एक जैसे ही नियम है, लेकिन इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो है ना वो बड़े बड़े मज़ेदार हैं, जो कि तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम स्पेशली फिजिकल ग्रोथ के साथ जोड़ते हैं। और इनमें से दो के जो नाम है वो बड़े फैंसी नाम है, और एक का नाम जो है वो थोड़ा नॉन फैंसी सा है। तो देखिए जो पहला नाम है, उसका जो फैंसी नाम है पहले प्रिंसिपल का, वो है सिफेलोकॉड्यूल। सिफेलो मीन्स सिर, और कॉर्डुअल मीन्स पैर। और ये जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड का मतलब ये है कि बच्चे का विकास उसके सिर से शुरू होकर के उसके पैर की तरफ जाता है। यानी सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। आप देखिए जब बच्चा पैदा भी होता है तो उसका सिर कंपैरेटिवली, रिलेटिवली बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले में, उसके हाथ से, पैर के मुकाबले में बड़ा होता है। और एट प्रेजेंट आप अपने हाथ से अपने सर को जो है वो, यदि अपने हाथ को अपने मुंह पे, सर पे रखेंगे तो यू कैन इजीली cover it. But imagine, and uh, if a small kid will put his hand or her hand on his head, is it possible that he can cover his head with his hand? I don't think so. वो कभी कवर नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि सिफेलोकैडुअल ट्रेंड जो है वो उस समय पर हावी होता है। बच्चे का सिर जो है वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, और उसके पैर की तरफ विकास का जो बहाव है, या विकास की हवा जो है वो उतनी नहीं बही होती है, विकास के ब्यार जो है वो उतनी नहीं चली होती है। एक और इसमें बड़ा ट्रेंडिंग सा नेम है, या एक बड़ा फैंसी नेम है, प्रोक्सीमो डिस्टल। प्रोक्सीमो डिस्टल ट्रेंड जो है वो सेंटर से लिम्स की ओर जाने की बात करता है। यानी सबसे पहले बच्चे की नाभि में विकास होगा, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, देन उसकी उंगलियों की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, या उसके पैर से वो चलना शुरू करेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक पिक्चर भी है। देखिए सिर से पैर की तरफ का जो ये विकास है ना, इसे क्या कह रहे हैं? सिफेलोकैडुअल। और बीच से किनारों की तरफ जो जा रहा है ना, इसको प्रोक्सीमो डिस्टल जो है वो हम कहते हैं। अब इसमें देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा जो इसमें नियम है, सिद्धांत है, वो है ग्रोस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स। यानी बच्चे की पहले ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। ग्रोस मोटर स्किल्स को हम साधारण शब्दों में लार्ज मसल्स बोल सकते हैं, जैसे जांग की, पैर की मसल, हाथ की मसल। ठीक है। और स्मॉल मसल में हमारे उंगलियों की मसल आ सकती है। देखिए सबसे पहले बच्चा जो है ना, आप क्या करना शुरू करेगा? दौड़ना या चलना शुरू करेगा, या फिर ड्राइंग बनाना शुरू करेगा, या पेंटिंग करना या लिखना शुरू करेगा? डेफिनेटली बच्चा पहले उठना, दौड़ना, चलना शुरू करेगा, और बहुत लेटर स्टेजेस पे जा करके इन फाइन मोटर स्किल्स को, जिसको हम लिखना या ड्राइंग करना कहते हैं, उनको मास्टरी कर पाएगा। और ये सबसे कठिन होती हैं सिखाना, दीज आर वेरी रियली टफ। और क्योंकि ये टफ हैं, इसीलिए प्ले स्कूल्स में फोकस किया जाता है इनकी डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा। और इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, स्क्रिबलिंग। यानी कि हाथ में पेंसिल या पेन या क्रेयॉन कलर पकड़कर उससे उससे लाइनें लगाना, दैट इज कॉल्ड स्क्रिबलिंग। मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रिबलिंग का एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड स्क्रिबलिंग। ये स्क्रिबलिंग है, ये स्क्रिबलिंग है। पहले फ्री है, उसके बाद का कह दिया जाएगा कि भाई स्क्रिबलिंग में इससे बाहर आपका नहीं जाना चाहिए। तो देखो ऐसे करेगा बच्चा, और गलती से बाहर चला जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? मिटाने को बोल देंगे कि भैया आप मिटाइए। ठीक है। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट अपना जो
कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स की अब हम बात करेंगे। तो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल। डेवलपमेंट जो है वो कभी रुकता नहीं है, ग्रोथ रुक जाता है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है। अभी हो सकता है इसकी स्पीड प्रीनेटल स्टेज में ज़्यादा है, इसके बाद कम कम कम, फिर इन एडोलेसेंस में जाकर के एकदम से स्पर्ट ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बाद भी रुकती नहीं है, मरते दम तक कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि ये जो ग्रोथ है ये एकदम से फास्ट हो जाए। ठीक है, माँ के गर्भ में हमें एक एक्सेप्शन इसका दिखाई देता है, बट अदरवाइज ये ग्रेजुअल होती है, धीरे 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 धीरे। वो कहते भी है ना कि माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे विकास होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कैसा भी एनवायरनमेंट दे दो, हेरिडिटी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती कि आज बच्चा पैदा हो, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती कि बच्चे के पेट में ही दाढ़ी आ जाए, है ना। बच्चा दाढ़ी के साथ पैदा नहीं हो सकता। दाढ़ी का अभिप्राय यहाँ मेच्योरिटी से है, तो वो ग्रेजुअली डेवलप होगा बच्चा। अब डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करता है ऑर्डरली सीक्वेंस को। मैंने आपको बताई ना स्टेजेस, ये सारी ये ऑर्डरली सीक्वेंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को प्री नेटल स्टेज हुई नहीं और सीधा वो एडोलेसेंस में पहुंच गया, या उसका अर्ली चाइल्डहुड आया नहीं और वो लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड में पहुंच गया। ये इसका ऑर्डर है, सीक्वेंस है, और इसको फॉलो किया जाता है। ये प्रोसीड होता है जर्नल से स्पेसिफिक की ओर, यानी बच्चा पहले सामान्य कार्य करना सीखता है। वो हाथ से जब कोई चीज पकड़ेगा ना, मान लो खाना खाएगा तो पूरे हाथ से उसको उठाएगा और सीधा मुंह में डाल देगा। वो उंगलियों से खाना खाना बड़ा लेट सीखेगा, और उसके बाद भी नीटली खाना खाना तो कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुढ़ापे तक या काफी एंड पूरे जीवन भर भी सीख नहीं पाते। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इसमें सिद्धांत आता है कि जरूरी नहीं है कि यदि एक बच्चा 2 साल की आयु में किसी पर्टिकुलर स्टेज में है तो सारे बच्चे उस पर्टिकुलर एज में किसी पर्टिकुलर स्टेज में होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, एंड दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल टू डिटर्मिन द लेवल, द स्टेज एंड द पेस ऑफ द डेवलपमेंट। अब रेट जो है ना वो वेरी कर सकता है, लेकिन सीक्वेंस सेम रहेगा। ऊपर वाली बात है, सीक्वेंस सेम है क्योंकि सीक्वेंशियल है, लेकिन इसका रेट बदल सकता है। कोई बच्चा फास्ट डेवलप कर सकता है, कोई स्लो, लेकिन क्या होगा, वो जो ऑर्डरली सीक्वेंस है ना वो तो रहेगा ही रहेगा। मोस्ट ट्रेट्स आर को रिलेटेड इन डेवलपमेंट। जितने भी डेवलपमेंट के ट्रेट्स हैं, विशेषताएं हैं, वो ज्यादातर आपस में को रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। अब हेरिडिटी जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। इसके ऊपर मैंने आगे एक स्लाइड स्पेसिफिक बनाई हुई है, तो मैं वहां इस पर बात करूंगा। ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव क्या है ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है डेवलपमेंट में, लेकिन क्वांटिटेटिव इसीलिए क्योंकि ग्रोथ इसमें इंक्लूडेड है, और ग्रोथ ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्वांटिटेटिव हो गया। अच्छा, इसमें आगे है प्रिडिक्टेबल एंड प्लास्टिसिटी। ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट जो प्रिडिक्टेबल है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा। और दूसरी बात, इसमें प्लास्टिसिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रिडिक्टेबल है तो भाई जो कह दिया वही होगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिफरेंसेस इसमें रहेंगी, एनवायरनमेंट का रोल इसमें रहेगा, हेरिडिटी का रोल इसमें रहेगा। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। शुरू में जो बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है ना, वो डेवलपमेंट बच्चे पर ज़्यादा प्रभाव डालती है बनस्पत के बाद की डेवलपमेंट के। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे के अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो उसकी अर्ली लाइफ में या अर्ली स्टेजेस में कीजिए। इरिवर्सिबिलिटी है। इरिवर्सिबिलिटी क्या है? जैसे पानी है ना, पानी से हमने बर्फ जमा दी, तो बर्फ से द्वारा पानी बनाया जा सकता है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। और इसके उलट रिवर्सिबिलिटी क्या है? जैसे मिल्क है, मिल्क से कर्ड बना दिया, दही बना दी, क्या अब दही से मिल्क बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। अब गेहूं है, गेहूं का पीसकर हमने आटा बना दिया, तो आटे से द्वारा गेहूं नहीं बनेगी। ठीक है। आटे को गूंथ कर हमने उसकी चपाती बना दी, तो चपाती से द्वारा आटा नहीं बनेगा। तो ये क्या है? ये रिवर्सिबल है, जैसे वाटर और राइस। और जो ये मिल्क और कर्ड है ये इरिवर्सिबल है। तो सिमिलरली जो डेवलपमेंट है वो भी इरिवर्सिबल है। अगर आज के समय में मैं अपने आप को ये पाता हूँ कि मैं अर्ली अडल्टहुड में हूँ, तो मैं अपने आप को इन्फेंसी में लेके नहीं जा सकता, मैं एडोलेसेंस में लेके नहीं जा सकता। कुछ गुण एडोलेसेंस और इन्फेंसी के ज़रूर मुझ में देखने को मिल सकते हैं, बट मैं उस स्टेज में कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता।
कल्चर और सोसाइटी का बहुत रोल है। कल्चर डिटरमिन करता है डेवलपमेंट और ग्रोथ को, सोसाइटी भी सिमिलरली इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों डालती है डेवलपमेंट और ग्रोथ पे। ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि इसमें अर्ली एक्सपीरियंसेस का भी उतना ही रोल है जितना लेटर एक्सपीरियंसेस का है। अगर मान लीजिए किसी ने किसी समय पर कुछ सीखा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत समय के बाद वो उसको भूल जाएगा। उसके सीखने की जो एक हम कह सकते हैं ना कि उस समय की जो तरोताजगी है वो खत्म हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी भी रिवाइजन करेगा उसको वो एकदम से रिवाइज हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये जो प्रिंसिपल है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इनिशियल प्रिंसिपल्स हैं, और इन्हीं पर ही सबसे पहली डिबेट शुरू हुई थी। और डिफरेंशिएशन का इसमें क्या मतलब है कि बच्चा मतलब विभेद करना सीखता है, विभेदीकरण इसको हम कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं इसका आपको देना चाहूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा जब डेवलप होने लगता है ना तो वो मतलब बच्चे को आप देखिए तो जैसे मैंने शुरू में भी एक एग्जांपल दिया कि बच्चा रोना उसका एक गुण है, ठीक है, बच्चा रोता है, ये एक एक्शन है उसका रोना। तो जब छोटा होता है ना बच्चा तो वो हर चीज के लिए रोता है, मैंने आपको बताया। लेकिन आज के समय में यदि मुझे किसी बात का बुरा लगेगा ना तो शायद मैं रोऊंगा नहीं, अंदर से मैं घुट जाऊंगा लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। इसी तरीके से अगर मुझे चोट भी लगेगी ना तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए, लेकिन मैं उस तरह से नहीं रोऊंगा जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये डिफ्रेंसिएशन आ गई। और इंटीग्रेशन में क्या है कि बच्चा चीज़ों को इकट्ठा करना भी सीख लेता है। इकट्ठा करना कैसे सीखता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलता है बच्चा, तो यदि क्रिकेट शुरुआत में जब बच्चा क्रिकेट खेलता है तो वो अपने बैट से बॉल को हिट नहीं कर पाता, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है डेवलपमेंट में जब वो सचिन तेंदुलकर के समान बन जाता है, ठीक है। उस समय पर उसके बैट और बॉल का जैसे ही कनेक्शन होता है तो ना केवल कनेक्शन होता है बल्कि वो सीधा बाउंड्री लाइन पे जाता है, और जो साउंड आता है जिसको स्वीट साउंड कहते हैं वो हमें सुनने को मिलता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि अभी मैंने आपके सामने रखा। थोड़ा सा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे बात कर लेते हैं। हेरिडिटी का मीनिंग है बायोलॉजिकली, अगर हम बात करें तो हेरिडिटी क्या है, सम टोटल है उन सभी ट्रेड्स का पोटेंशियली जो प्रेजेंट है एक फर्टिलाइज्ड ओवम में, बाय विच ऑफस्प्रिंग्स आर रिजेंबलेंस टू ईच अदर टू देयर पेरेंट्स एंड फोर पेरेंट्स। मतलब बेसिकली जो हमें हमारे माता पिता से या दादा परदादा से जीन्स के रूप में मिलता है बायोलॉजिकली, वही क्या है, हेरिडिटी है। इसमें ट्रांसमिशन होता है ट्रेड्स का फ्रॉम पेरेंट्स। इसमें डिटरमिन क्या होता है, फिजिकल ट्रेड्स, इंटेलिजेंस और पोटेंशियल। एग्जाम्पल अगर बात करें तो हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, क्या हमारे बाल जल्दी झड़ जाएंगे, हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, इंटेलिजेंस कैसी है, ये सब हमें हेरिडिटी से मिलता है। इट सेट्स लिमिट फॉर डेवलपमेंट। एक बच्चा अगर हेरिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है तो उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, यानी ये लिमिट सेट कर देता है, ठीक है। ये फिक्स्ड है और प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इसका हमें पता है ना कि किसी बच्चे को कितनी कर उसकी हेरिडिटी ने कितना कर उसके गुण दिए हैं, कौन कौन से जीन्स उसको मिले हैं। तो जो एक बार डल गए हैं वो फिक्स्ड है, और क्योंकि फिक्स्ड है तो इसीलिए ही वो प्रिडिक्टेबल है। अब मीनिंग की बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट में कंसिस्ट है वो सारा सम टोटल ऑफ स्टिमुलेशंस विच वी रिसीव फ्रॉम हिज कंसेप्शन। हम जो कंसीव करेंगे ना वही हम रिसीव करेंगे, और जो हम कंसीव और रिसीव करेंगे वो जो स्टिमुलेशन होंगे वही हमारा एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास से हम जो रिसीव करेंगे, जो कंसीव करेंगे, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। सराउंडिंग और एक्सपीरियंसेस इसको इसमें लिया जाता है। फैमिली, स्कूल, कल्चर और न्यूट्रिशन इसमें इंपॉर्टेंट घटक हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें शेयर, ये हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है जो हमारा एनवायरनमेंट है, वैल्यूज हमें डेवलप करता है, और बिहेवियर कैसा रहेगा हमारा ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। और इट कैन एनहांस और हिंडर डेवलपमेंट एज वेल। आगे बढ़ते हैं। और जस्ट क्योंकि ये डायनेमिक है, बदलता रहता है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आज अच्छा है कल बुरा भी हो सकता है, या बहुत अच्छा भी हो सकता है या बहुत बुरा भी हो सकता है। तो क्योंकि ये डायनेमिक है, बदलता रहता है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। अब एक इसमें कंसेप्ट आता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो क्या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का योग है, या उनकी डिफ्रेंसिएशन है, या उनकी मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, या फिर उसका डिवीजन है। अब देखिए इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो आपका डेवलपमेंट है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक दूसरे की
एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी जहाँ एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है तो एनवायरनमेंट भी हेरिडिटी को इफेक्ट करता है। तो इसे हम योगात्मक प्रभाव नहीं कहेंगे, इसे हम गुणात्मक प्रभाव से ही डिनोट करेंगे। इसमें एक और कंसेप्ट है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और किसी की डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भाई 100 में से 50% हेरिडिटी है और 50% एनवायरनमेंट, या 40-50, या फिर 60-40, या 20-80 का रेशो। तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं बताया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर बताया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डेवलपमेंट में जो है वो ज़्यादा रोल किसका है, हेरिडिटी का है, और एनवायरनमेंट का कम है। तो वहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पे हेरिडिटी का कम हो सकता है और एनवायरनमेंट का ज़्यादा हो सकता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सबसे पहले तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे प्री नेटल स्टेज की अगर बात करें तो वहाँ हेरिडिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। अब माँ के गर्भ में एनवायरनमेंट का रोल तो बहुत ही कम हो जाएगा, अंडरस्टूड है ना। और इसी तरीके से जो एडोलसेंस है वहाँ पर हेरिडिटी का रोल थोड़ा कम हो जाएगा और आपके एनवायरनमेंट का रोल जो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आप कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं? वी हैव 3 डेवलपमेंटल डोमेन्स, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव डोमेन में यदि हो सकता है कि एनवायरनमेंट का ज़्यादा फर्क है, तो उसके अफेक्टिव डोमेन में हो सकता है उसके जो एप्टीट्यूड है वो उसको उसके जीन से मिला हो, है ना, तो वहाँ उसका रोल ज़्यादा हो हेरिडिटी का। इसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मायने रखते हैं। किसी व्यक्ति में क्या, किस समय पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में से क्या ज़्यादा है, ये उसके इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी निर्भर करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। नाउ वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ अवर वीडियो। मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बट क्योंकि सारा कवर करना है तो थोड़ा इसका लंबा होना लाजमी भी है। अब देखिए, हेरिडिटी जो है ये बेसिक सोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। ये सेट करता है पोटेंशियल को, एनवायरनमेंट फेलिसिटेट करता है इनहिबिट्स और रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स को, और इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर। इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, इसी से ही पर्सनैलिटी, इसी से ही इंटेलिजेंस और इसी से ही व्यवहार हमारा इन्फ्लुएंस होता है। और ये बैलेंस करता है स्टिमुलेशन को, और एक बहुत ही क्रूशियल है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का आपस में तालमेल। अब अगर इस इन्फोग्राफिक को आप देखें तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में ये बताया गया कि इनका जो रिलेशनशिप है वो गुणात्मक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज डिनोटेड बाय अ मल्टीप्लाई साइन। इसके बाद है रोल ऑफ हेरिडिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। तो हेरिडिटी से हमें क्या मिलता है वो इस तरफ है, एनवायरनमेंट से क्या मिलता है वो इस तरफ है। हेरिडिटी से इन्नेट और जेनेटिक है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, गुणों का ट्रांसमिशन। एनवायरनमेंट क्या है, ये लर्नड है, एक्सपीरियंसड है, ये सीख कर आता है, अनुभव से आता है। इसमें हर वो चीज़ आती है जो जीन्स के अलावा है, जो हमारे चारों ओर है। अब इसका लाभ आप देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में है, पर्सनैलिटी में है, इंटेलिजेंस में है, सोशल डेवलपमेंट में है। यानी कि हर जगह इसका रोल है, हर जगह इसका लाभ है, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। अब कुछ इश्यूज हैं जो कि डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने हैं, और इनमें से कुछ का हल निकला है, कुछ का हल आज तक भी नहीं निकला है। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो मैंने ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिख दिया है। कॉन्टिन्यूटी की वकालत कौन करते हैं, एडवोकेसी कौन करते हैं, वाइगोत्स्की। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता। और पियाजे जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि स्टेजेस में होता है, पहले एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज। जबकि वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, नहीं, ये सोशल इंटरेक्शन है, ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, और कहते हैं कि इसमें स्टेजेस का कोई भी काम नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे जीन पियाजे का और इसका वाइगोत्स्की का ऐसा कथन है। अब इसके बाद इसका अगर हम ग्राफ देखें ना, जो वाइगोत्स्की वाला स्कूल ऑफ थॉट है, जो कॉन्टिन्यूटी मानता है, उस तरीके का होगा। पहले पेड़ ऐसा है, फिर पेड़ इतना हुआ, पेड़ इतना हुआ, कॉन्टिन्यूटी है। जो प्याजे वाला है वो क्या बोलता है कि देखिए भाई, पहली स्टेज ये है, दूसरी स्टेज ये है, तीसरी स्टेज ये है, और चौथी स्टेज ये है ना। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही मत कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन ज़्यादा आज के समय में जिसको मान्यता प्राप्त है वो वाइगोत्स्की के मत को मान्यता प्राप्त है। प्याजे के मत को उतनी मान्यता अब नहीं मिली है, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बन चुका है। अब नेचर और हेरिडिटी या नर्चर, जिसको एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, यानी नेचर और नर्चर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इशू है, और इसका तो अभी तक कोई हल मिला नहीं है, क्योंकि
कई जगह पर हेरिडिटी का रोल है, कहीं जगह पर एनवायरनमेंट का है, तो ये स्टैंड अलोन नहीं कहा जा सकता कि किसका रोल सबसे ज़्यादा है या इसका रोल सबसे कम है, तो दोनों का अपना महत्व है। इसमें अगर एक और इशू है अर्ली एक्सपीरियंसेस या लेटर एक्सपीरियंसेस, तो जैसा हमने इसके सिद्धांत में भी पढ़ा कि अर्ली एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा मान्यता मिलती है और लेटर एक्सपीरियंसेस को कम मान्यता मिलती है। जैसे फ्राइड की बात करें तो ये कहते हैं कि जो पहले 5 वर्षों के अनुभव हैं वही सब कुछ है, उसके बाद जो कुछ होता है उसको कोई असर नहीं है, तो वो भी सही नहीं लगता। दूसरी ओर एरिक्सन बोलते हैं कि भाई लेटर एक्सपीरियंसेस का बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि लेटर एक्सपीरियंसेस भी उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना अर्ली एक्सपीरियंसेस, या कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि अर्ली एक्सपीरियंसेस का जो रोल है वो उस पर्टिकुलर स्टेज में है, अर्ली स्टेज में, लेटर स्टेज में लेटर एक्सपीरियंसेस का है। तो ये एक हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है जो एक एरिक्सन की जो लाइफ डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें, और साथ ही साथ फ्राइड की जो सोशियो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसमें। और एरिक्सन की ये जो थ्योरी है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसका एक इन्फोग्राफिक मैंने यहाँ पर डाला है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। बाकी इस पर डिटेल वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आई विल डिस्कस इट फर्दर। अब अगर हम समरी की बात करें, हमने अब तक क्या कुछ सीखा, तो हमने जो है वो देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट वो इंटर रिलेटेड हैं बट अलग अलग हैं। मैंने मैच्योरेशन और एनवायरनमेंट जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं, नहीं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलके काम करते हैं। अंडरस्टैंड किया हमने प्रिंसिपल्स कि भाई हेल्प करते हैं वो इफेक्टिव टीचिंग में, और साथ ही साथ टीचर्स एंड पेरेंट्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, और जो इश्यूज हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको भी हमने यहाँ पर देखा। और एक लास्ट में इन्फोग्राफिक आप देख सकते हैं न्यू बोर्न से लेकर स्कूल एज तक का। तो ये एक कोशिश मैंने की है आपको एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को खोल के रखने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आई हैव बीन एबल टू द जस्टिफाई विद दिस टॉपिक। ठीक है। नाउ विंस्टन चर्चिल की एक बड़ी प्रसिद्ध कोट है, उसको मैं आज के होम टेकिंग मैसेज के रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा, और इसके बाद वी विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी सफलता भी अंतिम नहीं है और फेलियर भी जो है वो उतना घातक नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, निरंतर निरंतर स्वयं की मेहनत को जारी रखने की हिम्मत, ये है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विंस्टन चर्चिल के इसी नोट के साथ वी वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो आउट हेयर। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।